हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोसेफेलस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइड्रोसेफेलस नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड सेफेलस किससे रिलेटेड है? हेड या फिर ब्रेन से। तो जब ब्रेन में वाटर का मतलब यहाँ पर क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर। वाटर कौन सा है यहाँ पर? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। और जब सीएसएफ का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वेंट्रिकल्स का साइज एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेलस। नाउ हाइड्रोसेफेलस क्या है? हाइड्रोसेफेलस इज अ कंडीशन वेयर टू मच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड accumulates in the ventricles of brain। तो जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, सब आर्किनोइड स्पेस में फ्लो करता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड के अराउंड फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से, बाय एक्टिंग एज अ कुशन। कुशन की तरह एक्ट करता है और जो भी शॉक है जो कि ट्रॉमा से आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। मेन फंक्शन इसका ये है। दूसरा, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के आसपास सर्कुलेट करता है, वेंट्रिकल्स में सर्कुलेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड को वो करता है, साथ में ही जो भी वेस्ट है वो ले जाकर ड्रेन कर देता है। तो ये इसके फंक्शन है। अब हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में ये किसी भी रीज़न के कारण हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकती है जिसकी वजह से ये इकट्ठा हो गया है, या फिर ज़्यादा सीएसएफ बन रहा है उस वजह से इकट्ठा हो सकता है। वो हम कोजेज में देखेंगे कि ये क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है सीएसएफ, जिसके कारण वेंट्रिकल्स बड़े हो रहे हैं, जिससे क्या होता है? कोजिंग देम टू एनलार्ज एंड लीड टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जब वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा हो जाता है, जब सीएसएफ ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है, वेंट्रिकल्स का साइज एनलार्ज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलोमेगैली, मतलब वेंट्रिकल्स का साइज एनलार्ज होना। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा स्कल है, स्कल का जो प्रेशर है वो फिक्स है। मतलब जो हमारी स्कल है वो एक फिक्स स्पेस है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तीन चीज़ें प्रेजेंट है। ब्रेन टिश्यू प्रेजेंट है फर्स्ट। सेकंड क्या प्रेजेंट है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। थर्ड क्या प्रेजेंट है? ब्लड, चाहे वो वीनस ब्लड है चाहे आर्टीरियल ब्लड है। तो हमारे स्कल में ये तीन चीज़ें हैं और इन तीन चीज़ों का जो अमाउंट है वो फिक्स है। मतलब हम, क्योंकि हमारी स्कल फिक्स है तो ये 100% इन चीज़ों ने स्कल में अपना प्रेशर बनाया हुआ है। ये इन तीन चीज़ों के प्रेशर से क्या बनता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनता है। मतलब स्कल में ये तीन चीज़ें हैं और इन तीन चीज़ों से क्या बनता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्रा मतलब विद इन, क्रेनियम मतलब स्कल, प्रेशर जो कि स्कल के अंदर प्रेशर होता है। ये ऐसा ही है कि एक बॉक्स में तीन चीज़ों की ही जगह है, उसके अलावा कोई और चीज नहीं आ सकती। इसी तरह से स्कल के अंदर भी ब्रेन टिश्यू, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड, इतनी ही चीजें हैं। इसके अलावा और चीजें नहीं आ सकती। जितना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उतना ही आएगा, और ज्यादा नहीं आ सकता। ब्रेन टिश्यू जितना है उतना ही आएगा, और ज्यादा नहीं आ सकता। अगर कोई चीज आएगी तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। मतलब स्कल एक्सपेंड नहीं होगा, स्कल फिक्स है तो उसमें इतनी ही चीजें आएंगी। अगर कोई चीज ऐड होगी तो दूसरी चीज को निकलना पड़ेगा जगह बनाने के लिए, क्योंकि और स्पेस नहीं है स्कल में। तो अगर वेंट्रिकल्स का साइज एनलार्ज हो जाता है सीएसएफ की एक्यूमुलेशन के कारण, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एक्यूमुलेशन के कारण, जो कि एक वाटरी फ्लूइड है, तो क्या होगा कि वेंट्रिकल्स का साइज जब एनलार्ज होगा तो स्कल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वेंट्रिकल्स के साइज बड़े होने से। तो वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा होना स्कल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होगा। तो वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होना इसलिए लाइफ थ्रेटनिंग है, क्योंकि इससे क्या होता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जब वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होगा, सीएसएफ ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर प्रेशर आएगा, जिससे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होंगे। तो इसलिए क्या होता है? आईसीपी इंक्रीज होने से पोटेंशियल डैमेज टू ब्रेन टिश्यू। अब ये जो हाइड्रोसेफेलस है, हाइड्रोसेफेलस किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोर ऑफन, ज्यादातर ये किस में देखने को मिलता है? इन्फेंट्स में। और जो एडल्ट्स हैं 60 और उससे ऊपर,
तो जो ओल्ड एडल्ट्स हैं, एज्ड पीपल हैं, 60 प्लस हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब CSF की बात कर रहे हैं हम, CSF क्या होता है? तो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये है हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये खाली स्पेसेस हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये वेंट्रिकल्स हैं। तो ये जो खाली स्पेसेस हैं ब्रेन में, कैविटीज हैं, इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज हैं और साथ में अपेंडिमल सेल्स हैं, मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स। तो ये जो CSF है ये कोरॉइड प्लेक्सस से ही बनता है। और CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या? ये क्या है? ब्लड का ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। जो ब्लड है उसी को फिल्टर करके CSF बनता है। और इस ब्लड को फिल्टर कौन कर रहा है? कोरॉइड प्लेक्सस फिल्टर कर रहा है। क्योंकि कोरॉइड प्लेक्सस किससे बना है? एक तो इसमें ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ये ब्लड कैपिलरीज हो गई। अब इन ब्लड कैपिलरीज में क्या है? मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स लगे हुए हैं। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया या फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के ऊपर। तो ये क्या है? ये है कोरॉइड प्लेक्सस। और जैसे ही ब्लड कैपिलरी से ब्लड आता है, इन अपेंडिमल सेल्स के थ्रू ये फिल्टर होकर वेंट्रिकल्स के अंदर आता है। तो ये कोरॉइड प्लेक्सस है। क्योंकि ये जो मॉडिफाइड अपेंडिमल सेल्स हैं ये टाइट जंक्शंस बनाते हैं जिनसे ये ब्लड में से CSF फिल्टर हो जाता है। तो CSF क्या है? ज़्यादा अमाउंट इसमें वाटर ही है, कुछ सॉल्ट है, शुगर है, तो ये एक तरह का फ्लूइड है CSF, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि CSF की कॉम्पोजिशन क्या है, आप वो देख सकते हो। एंड CSF के फंक्शन सब कुछ मैंने CSF के बारे में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पर क्या है? ये वेंट्रिकल्स के अंदर कोरॉइड प्लेक्सस होता है। कोरॉइड प्लेक्सस से CSF प्रोड्यूस होता है। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स में CSF प्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पर ये वेंट्रिकल सबसे पहले ऊपर वाले ये क्या है? 2 लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स का मतलब है एक इधर साइड है, एक दूसरी साइड है। साइड व्यू में अगर हम देखें, ये है थर्ड वेंट्रिकल, तो ये थर्ड वेंट्रिकल है। उसके बाद ये है फोर्थ वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये टोटल कितने होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर 2 है, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ यहाँ पर एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो के साथ कनेक्टेड है। मतलब लेटरल वेंट्रिकल से CSF कहाँ फ्लो करेगा? थर्ड वेंट्रिकल में फ्लो करेगा। किसके थ्रू? फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू। अब थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जब CSF जाएगा तो वो इस डक्ट के थ्रू जाएगा। ये जो पतली सी डक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट इसको बोलते हैं। अब उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में जब CSF आ जाता है उसके बाद इसके पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये क्या करता है? सीधा स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल से निकलने के बाद जो CSF है स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में चला जाता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और कहाँ पर जाता है? ये इस सब आरेकिनोइड स्पेस में जाता है। ये सब आरेकिनोइड स्पेस ब्रेन के अराउंड भी है, ये देखो ये पूरा ये सब आरेकिनोइड स्पेस है, और ये स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी यही स्पेस है, सब आरेकिनोइड स्पेस। सब आरेकिनोइड स्पेस क्या होता है? तो मैं आपको मेनिंजेस के बारे में बताती हूँ, उसके बाद आपको सब आरेकिनोइड स्पेस समझ आएगा। तो अगर हम स्कल की तरफ से चलते हैं तो सबसे ऊपर मेनिंजेस क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। तो ये जो लेयर है सबसे ऊपर जो आती है वो आती है ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो मिडल आती है उसको हम बोलते हैं एरेकिनोइड मैटर, और सबसे इनर आती है पाया मैटर। और ये सब एरेकिनोइड स्पेस क्या है? ये सब एरेकिनोइड स्पेस एरेकिनोइड मैटर के नीचे होता है। एरेकिनोइड जो मेनिंजेस है उसके नीचे होता है, इसलिए इसको सब एरेकिनोइड स्पेस कहते हैं। तो ये जो सब एरेकिनोइड स्पेस है ये एरेकिनोइड मैटर के नीचे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सब एरेकिनोइड स्पेस। तो ये मेनिंजेस है। अब यहाँ पर सब एरेकिनोइड स्पेस में ये पूरा फ्लो करता है CSF। इट मीन्स जो CSF है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में भी प्रेजेंट है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरा सराउंड भी किया हुआ है CSF ने, ताकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाए इंजरी से। एज अ क्वेश्चन ये वर्क कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई कर रहा है, सब सारी जगह फ्लो हो रहा है ब्रेन टिश्यू में, प्लस साथ में ही वेस्ट को भी रिमूव कर रहा है। अब ये ड्रेन कहाँ पर होता है? CSF यहाँ पर एरेकिनोइड स्पेस में ही एरेकिनोइड ग्रेनुलेशंस होती हैं या फिर एरेकिनोइड विलाई इसको कहते हैं, जो कि इस CSF को साइनसेस में ड्रेन करती है। ये ड्यूरा मैटर में साइनसेस होती है जिसको ड्यूरल वेनस साइनसेस कहते हैं। तो मेनली ये जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस यहाँ पर होता है उसमें ये ड्रेन करती है CSF को ले जाके।
तो CSF ब्लड के साथ ही यहाँ पर ड्रेन हो जाता है सुपीरियर सजाइटल साइनस में। समटाइम्स क्या होता है, रेयरली ये जो कोरॉइड प्लेक्सस जो CSF प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ पर अगर कोई ट्यूमर है तो ये एक्सेसिव रेट में प्रोड्यूस होने लग जाता है CSF। या फिर क्या होता है कि ये जो पैसेजेस हैं, ये जो नैरो पैसेजेस है लाइक फोरामेन ऑफ मोनरो है, यहाँ पर स्पेशली ये जो एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट है जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करती है, कई बार ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है या फिर इसमें ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि ये ऑलरेडी नैरो है, तो ये और नैरो हो सकती है ब्लॉकेज के कारण, या फिर ये और ज़्यादा थिक हो गई या फिर नैरो हो गई किसी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो CSF है वो फोर्थ वेंट्रिकल में आगे नहीं जा पाता, तो मतलब वो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स में ही उसका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो यहीं पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनका साइज एनलार्ज हो जाता है, जो कि हम हाइड्रोसेफेलस में पढ़ रहे हैं। इनका साइज एनलार्ज होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर एनलार्ज होगा, और ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन पर प्रेशर पड़ेगा, जो कि विद टाइम क्या होगा, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पर्सन कोमा में जा सकता है और उसकी ब्रेन डेथ हो सकती है। इसलिए ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है CSF के ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण, उससे क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ब्रेन में जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, CSF का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है। CSF कैसे फ्लो करता है, वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लो करता है, जो कि यहाँ पर हमने वेंट्रिकल्स देखे। तो वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, तो ये लेटरल वेंट्रिकल है। उसके बाद ये फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू या फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना भी इसको कहते हैं, फोरामेन मतलब ओपनिंग, उसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। फिर थर्ड वेंट्रिकल में क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये वाली नैरो जो डक्ट है, मोस्टली इसी डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है मोस्ट कॉमनली कि यहाँ पर CSF बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल से ये कहाँ जा सकता है, एक तो सबआरेक्नोइड स्पेस में जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, और दूसरा ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक पतली सी कैनाल होती है जिसमें वो एंटर हो जाता है। अब CSF प्रोड्यूस कैसे होता है, कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। कोरॉइड प्लेक्सस वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के। प्रोसेस क्या रहता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा है उसी की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू CSF बनता है। तो जो बड़े बड़े जो भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो तो रह जाते हैं ब्लड में ही, ओनली जो मोस्टली जो वाटर है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है वो CSF के अंदर आ जाते हैं। CSF प्रोडक्शन रेट ये उसी रेट पर बनता है जिस रेट पर प्रोड्यूस होता है, उसी रेट पर एब्जॉर्ब होता है। इट मीन्स ये कंटिन्यूसली बन रहा है और कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले बना और एक बैच खाली हुआ तो दूसरा बना, नहीं, थ्रू आउट द डे एंड नाइट ये चलता ही जा रहा है, ये बन रहा है और ड्रेन हो रहा है, बन रहा है और ड्रेन हो रहा है। तो प्रोडक्शन रेट इसका क्या रहता है, 500 ml पर डे ये बनता है, और ड्रेन या फिर रीएब्जॉर्ब किस रेट पर होता है, 500 ml पर डे, सेम रेट है। तो क्योंकि ये हर टाइम चल रहा है और एक टाइम पर ये ब्रेन में कितना प्रेजेंट होता है, 150 ml। इसके फंक्शंस क्या है, कुशनिंग न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है और वेस्ट को रिमूव करता है। अब मोनरो-कैली डॉक्ट्राइन भी समझना ज़रूरी है। ये डॉक्ट्राइन या फिर ये प्रिंसिपल क्या कहता है मोनरो एंड कैली का, कि जो टोटल वॉल्यूम है स्कल के अंदर वो फिक्स है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्कल के अंदर ब्रेन टिश्यू, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम, वीनस भी उसमें आ जाता है, आर्टीरियल भी, यही चीज़ें आ सकती हैं। ये फिक्स है, इनका वॉल्यूम फिक्स है। अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज होती है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों से क्या बनता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बनता है स्कल के अंदर। सो इफ वन कॉम्पोनेंट ब्रेन टिश्यू या फिर CSF या फिर ब्लड इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, इट मस्ट बी कॉम्पनसेटेड बाय डिक्रीज इन अनदर टू मेंटेन नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब होगा कि अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ों को कम होना पड़ेगा क्योंकि और जगह नहीं है। लेकिन अगर तीनों कंपोनेंट में से कुछ बढ़ी जा रहा है, किसी चीज़ का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और दूसरी चीज़ अब कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही और कम नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर टिपिकली लीड टू, अब ICP अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से, क्योंकि स्कल में तो इंक्रीज हो गया प्रेशर। अब वो चीज़ें कहाँ जाएंगी,
जो इंक्रीज हो रही हैं, स्कल तो फिक्स है, स्कल तो बड़ी नहीं होगी ना, और स्कल फिक्स है, तो उसमें अगर चीज़ें बड़ी हो रही हैं तो वो कहाँ जाएंगी? दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो स्कल से निकलकर चीज़ें कहीं और शिफ्ट होने लग जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ब्रेन हर्निएशन। ब्रेन हर्निएशन कब होता है? जब ब्रेन टिश्यू मूव होने लग जाता है। तो वो मोस्टली क्या होता है कि जब ब्रेन टिश्यू अपने लोकेशन से मूव होने लग जाता है, जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस होती हैं, तो जो स्पाइनल कोड है उधर की साइड ब्रेन टिश्यू मूव हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये होगी। दूसरा क्या हुआ कि जब ब्रेन पर प्रेशर पड़ना शुरू होगा स्टार्टिंग में, तो क्या होगा कि ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर भी प्रेशर पड़ेगा। जब वो उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो कॉम्प्रेस होंगी। जब चीज़ें कॉम्प्रेस होती हैं तो वो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं दे पाती, जिससे क्या होता है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती प्रॉपर, और क्या होता है? डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है कि हमारे ब्रेन की परफ्यूजन के लिए, मतलब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए एक प्रेशर चाहिए होता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि ये सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाता। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है? ये 5 to 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है एडल्ट्स में व्हेन लाइंग डाउन, जब वो लेटे हुए हैं। अगर आईसीपी 20 से इंक्रीज होता है तो इसका मतलब रेज्ड आईसीपी है, मतलब मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होना मतलब मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि अगर आईसीपी इंक्रीज होगा तो ना तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगी, और अगर ब्रेन हर्निएशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ये कंडीशंस है। पर्सन की ब्रेन डेथ हो सकती है। ब्रेन डेथ मतलब पर्सन की डेथ हो सकती है। अब कोजेज क्या है? एक तो है कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल मतलब बाय बर्थ। अगर बाय बर्थ ही हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन प्रेजेंट है, वो क्यों हो सकती है कि अगर स्पाइना बाइफिडा या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? न्यूरल ट्यूब ही जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड बनाती है। तो अगर न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट है, वो कब हो सकता है? इनिशियली, जब इनिशियल मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, तो एम्ब्रियो के जो फर्स्ट मंथ होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि उसी में न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है और प्रॉपरली बनती है। तो अगर उसी टाइम कोई डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट हो जाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रॉपरली नहीं बनते, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है। दूसरा कॉन्जेनिटल क्या हो सकता है? बाय बर्थ ही जो प्रेजेंट होता है एक्विडक्टल स्टेनोसिस। जो हमने एक्विडक्ट पढ़ी है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, उसमें क्या हो सकती है? बाय बर्थ ही ज़्यादा नैरो है, वो प्रॉपरली ओपन नहीं हुई, स्टेनोसिस है उसमें। स्टेनोसिस का मतलब ज़्यादा नैरो है वो। तो क्या होगा कि सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, तो वो ऊपर लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल में ही बिल्डअप होता रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया था डायग्राम में कि ये जो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है या फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट है, कि अगर ये बाय बर्थ ही बहुत ज़्यादा नैरो है तो जो सीएसएफ है वो इधर फ्लो नहीं हो पाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में, और सेकेंड और थर्ड वेंट्रिकल में ही बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन हो सकती है। या फिर प्रीमेच्योर बर्थ है। प्रीमेच्योर बर्थ में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ब्लीडिंग इन वेंट्रिकल्स, ड्यूरिंग बर्थ क्या हो गया है कि वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग हो गई है, तो उस वजह से क्या होगा? जब ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी, तो सीएसएफ प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा ब्लॉकेज की वजह से। इन्फेक्शंस, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर प्रेग्नेंट मदर को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि रुबेला हो गया है, तो उससे क्या हो सकता है? फीटल ब्रेन टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ सकती है। जो फीटस का जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन आएगी। इन्फ्लामेशन आएगी तो वहाँ पर स्कारिंग होगी। स्कारिंग की वजह से क्या होगा कि वो जो सबआरेकनोइड स्पेस है उसमें स्कारिंग आ सकती है, थिकनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रॉपर ड्रेन नहीं हो पाता। एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड क्या है? बर्थ के बाद अगर कोई कंडीशन जो कि हाइड्रोसेफेलस कोज कर सकती है, वो क्या है? हेड ट्रॉमा। अगर हेड पर कोई इंजरी हो गई है, तो हेड पर कोई इंजरी हुई है तो वेंट्रिकल्स में इंजरी हो सकती है, सबआरेकनोइड स्पेस में इंजरी हो सकती है। अगर सबआरेकनोइड स्पेस में इंजरी होती है तो वो थिक हो जाएगी, वो स्कार होगी, उसमें इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से सीएसएफ प्रॉपर ड्रेन नहीं होगा। स्ट्रोक की कंडीशन में क्या हो सकता है? वहाँ ब्लॉकेज आ सकती है, ब्लीडिंग की वजह से वहाँ ब्लड क्लॉट बन सकता है, सीएसएफ में प्रॉब्लम आ सकती है फ्लो में। ब्रेन और स्पाइनल कोड ट्यूमर, अगर ब्रेन या स्पाइनल कोड में कहीं पर ट्यूमर है तो क्या होगा कि सीएसएफ का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, अगेन ब्लॉकेज। मेनिंजाइटिस और अदर इन्फेक्शंस, यहाँ पर ट्यूमर में ये भी हो सकता है कि अगर क्रोइड प्लेक्सस का ट्यूमर है, जो कि बहुत रेयर है लेकिन होता है, क्रोइड प्लेक्सस का अगर ट्यूमर होता है तो सीएसएफ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट कोज, अगर मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इन्फ्लामेशन के कारण अगेन मेनिंजिस में क्या है? आरेकनोइड मैटर है, सब आरेकनोइड स्पेस में इन्फ्लामेशन हो सकती है, अगेन स्कारिंग के कारण
प्रॉपर ड्रेन नहीं होगा। हैमरेज और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी, हैमरेज अगर ब्लीडिंग हो जाती है वेंट्रिकल्स में तो क्लोट की वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, अगर सर्जरी हुई है ब्रेन की तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अननोन, समटाइम्स इट्स अननोन, इसका कोज नहीं पता लगता, इडियोपैथिक होता है, मे बी ओल्ड एज में हो सकता है, जैसे जैसे पर्सन एज करता है तब भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबएरेकनोइड स्पेस में स्कारिंग हो जाती है तो प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती, एंड समटाइम्स इसका कोज फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ मेन कोजेस क्या है हाइड्रोसेफेलस के, तो इसको हमने डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट आता है नॉन कम्युनिकेटिव या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, इसको बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन नहीं है मतलब कि लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल देन फोर्थ वेंट्रिकल, इनमें ऐसे CSF फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ गई, अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उस CSF के फ्लो में, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर ही, अभी वेंट्रिकल से बाहर CSF नहीं निकला, नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में ही कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से CSF वेंट्रिकल्स के बाहर ही नहीं निकल पा रहा। और नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वेंट्रिकल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है जिसकी वजह से CSF वहीं रुक गया है। अब ये कब होता है, मोस्ट कॉमन इसका रीजन क्या है, एक्विडक्टल स्टेनोसिस, जो कि हमने एक्विडक्ट अभी देखी सेरिब्रल एक्विडक्ट, उसमें क्या होता है कि स्टेनोसिस वो नैरो हो गई है जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे CSF फ्लो नहीं कर पाता, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में नहीं आ पाता। तो इसमें क्या होता है, अगर एक्विडक्टल स्टेनोसिस है या फिर कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसके ऊपर का जो पार्ट है, मतलब अगर एक्विडक्टल स्टेनोसिस में नैरोइंग है तो थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो जाएगा लेकिन फोर्थ वेंट्रिकल का नॉर्मल रहेगा। तो उससे ऊपर क्या होगा कि CSF का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब एक्विडक्टल स्टेनोसिस नैरोइंग भी हो सकती है प्लस साथ में ही वहाँ पर कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग के कारण वहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट फंस गया है उसके कारण भी ब्लॉकेज हो सकती है। सेकेंड है ब्रेन ट्यूमर, अगर वहाँ पर कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ब्लॉकेज क्रिएट करती है जिससे CSF फ्लो नहीं हो पाता। सिस्ट, अगर कोई सिस्ट बन गया है वहाँ पर, ये भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस, कॉन्जेनिटल बाय बर्थ ही एक्विडक्टल स्टेनोसिस है या फिर कोई और CSF का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, अगर वेंट्रिकल्स के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो गई है तो वो जो ब्लीडिंग है वो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है और सबसे कॉमन कहाँ पर कर सकती है, एक्विडक्टल सेरिब्रल एक्विडक्ट में। सो सेरिब्रल एक्विडक्ट क्योंकि नैरो है तो इसमें क्या है, इजिली ब्लॉकेज हो सकती है, इसकी वजह से ही एक्विडक्टल स्टेनोसिस सबसे कॉमन है। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि सारे वेंट्रिकल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें कर रहे हैं आपस में। कम्युनिकेट का मतलब है कि जो CSF है वो इजिली फ्लो हो रहा है, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल इजिली फ्लो हो रहा है। इसका मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेंट्रिकल से तो इजिली CSF बन रहा है और फ्लो कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, जब CSF वेंट्रिकल से निकल गया है। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब CSF वेंट्रिकल्स के बाहर निकल गया है उसके बाद कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, सबएरेकनोइड स्पेस में प्रॉब्लम आ सकती है। वो कब आ सकती है, मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गई है तो इन्फ्लामेशन से स्कारिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एरेकनोइड ग्रेनुलेशंस मैंने आपको दिखाई थी जिसके थ्रू CSF क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ड्रेन होता है ड्यूरल वेनस साइनसेस में। तो अगर वहां भी स्कारिंग हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा कि CSF प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ड्रेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से CSF ब्रेन में ही रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो मेनिंजाइटिस, सबएरेकनोइड हैमरेज, अगर सबएरेकनोइड स्पेस में कोई ब्लीडिंग हो गई है, हैमरेज हो गई है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि जो सबएरेकनोइड स्पेस की जो लेयर है वो थिक हो सकती है। थिकनिंग होने के कारण, स्कारिंग होने के कारण अगेन सेम कोज, जो एरेकनोइड विलाई है वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर पाएंगी CSF को। पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, समटाइम सर्जरी के बाद अगर कोई ब्रेन सर्जरी हुई है तो भी ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या डिफरेंस है, नॉन कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लॉकेज जहां पर होगी उसके ऊपर वेंट्रिकल्स का साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है वेंट्रिकल्स में, इट मीन CSF नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है और वेंट्रिकल्स में नॉर्मली फ्लो कर रहा है। वेंट्रिकल से निकलने के
बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रॉब्लम आई है। सब एरेक्नोइड स्पेस या फिर मेनिंजेस में इंफ्लामेशन और स्कारिंग के कारण एरेक्नोइड जो विलाय है वो प्रॉपर सीएसएफ का ड्रेनेज नहीं कर पा रही। इट मीन्स वेंट्रिकल्स का जो साइज है यहाँ पर वो इक्वली एनलार्ज होगा। यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स का साइज है वो ब्लॉकेज के ऊपर बढ़ेगा, एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर वेंट्रिकल्स का साइज, सारे वेंट्रिकल्स का साइज इक्वली बिग होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्पेस में ही प्रॉब्लम आएगी। जो पूरा स्पेस है, पूरे वेंट्रिकल्स हैं, वो सारे ही इक्वली एनलार्ज होंगे। यहाँ पर भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा। तीसरा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। अगर सीएसएफ ही ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो रेयर होता है। वो कब होता है? कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा में। पेपिलोमा का मतलब है यहाँ पर एक ट्यूमर जो कि बिनाइन होता है। अगर कोरॉइड प्लेक्सस पेपिलोमा हो गया तो सीएसएफ ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है? नेम से ही क्लियर है, जैसे कि नॉर्मल प्रेशर। तो इसमें जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। क्यों नॉर्मल रहता है? सबसे पहले तो ये एज्ड पीपल में होता है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें एज रिलेटेड डिजेनरेशन के कारण ये होता है। तो विद एज क्या होता है कि जो सब एरेक्नोइड स्पेस में जो एरेक्नोइड ग्रैनुलेशन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से सीएसएफ प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता। जब सीएसएफ रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा, तो वो ब्रेन में ही इकट्ठा होता रहता है उसका अमाउंट, जिससे क्या होता है? वेंट्रिकल्स का साइज तो एनलार्ज होता है, लेकिन स्टिल जो प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है। प्रेशर नॉर्मल क्यों रहता है? क्योंकि ये धीरे धीरे डेवलप होता है, तो स्कल को टाइम मिल जाता है कॉम्पनसेट करने का, ब्रेन को टाइम मिल जाता है कॉम्पनसेट करने का। कॉम्पनसेट कैसे करता है कि अगर सीएसएफ का अमाउंट बढ़ रहा है ब्रेन में, तो जो वेनस ब्लड है वो ज़्यादा ड्रेन होने लग जाता है, जिससे ब्लड का थोड़ा अमाउंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेनस ब्लड है वो ज़्यादा ड्रेन होगा, तो थोड़ी जगह बन जाती है ब्रेन में, स्कल में जगह बन जाती है किसकी? सीएसएफ की। तो इसलिए ये क्या है? कॉम्पनसेट करने की वजह से नॉर्मल प्रेशर रहता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन स्टिल ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो अगर इसको भी टाइमली ट्रीट ना किया जाए, वैसे ये काफ़ी सालों से हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, लेकिन अगर इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज इसमें भी हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इसमें क्या होता है कि सीएसएफ की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल रहता है। तो दिस इज द ओनली हाइड्रोसेफेलस, एनपीएच हाइड्रोसेफेलस, जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस। अब इसमें ना 3 क्लासिक सिम्टम्स आते हैं एनपीएच में। WW, वेट, वॉबली एंड वैकी। वेट का मतलब है क्योंकि प्रेशर तो पड़ रहा है ब्रेन स्ट्रक्चर्स पे, क्योंकि सीएसएफ का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, तो क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये सभी क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो भी वाइट मैटर में जो प्रेशर पड़ रहा है वहाँ पर नर्व्स हैं। तो नर्व्स जब अफेक्ट होती हैं तो सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर अफेक्ट होता है, तो इनकॉन्टिनेंस इसमें हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता पर्सन का, तो इसलिए वेट। वॉबली का मतलब होता है जब पर्सन लड़खड़ा के चलता है, उसका जो गेट है वो प्रॉपर नहीं रहता, मतलब प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाता, वॉबली वॉक करता है। थर्ड आता है वैकी। तो वैकी से क्या मतलब है? वैकी का मतलब है डिमेंशिया लाइक सिम्टम्स। उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, ज़्यादा अच्छे से वो याद नहीं रख पाता चीज़ें। एक्स वैक्यो हाइड्रोसेफेलस। एक्स वैक्यो हाइड्रोसेफेलस क्या है? ट्रू हाइड्रोसेफेलस नहीं है। इसमें जो ब्रेन एट्रोपी है, ब्रेन एट्रॉफी की वजह से, ब्रेन एट्रॉफी का मतलब है कोई भी कंडीशन की वजह से, वो अल्कोहलिज्म की वजह से भी हो सकता है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से, एज रिलेटेड हो सकता है, डिमेंशिया में हो सकता है, इंजरी के कारण हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से ब्रेन का जो टिश्यू है वो श्रिंक हो जाता है। जब ब्रेन टिश्यू श्रिंक होता है तो स्कल में तो उतना ही स्पेस है। अब स्कल के स्पेस में जो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, अगर उनमें से कोई कम भी होती है तो भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर प्रॉपरली जो मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अब जो ब्रेन एट्रोफी की वजह से जो ब्रेन टिश्यू श्रिंक हो जाता है तो वहां पर खाली जगह बच जाती है। अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए जो सीएसएफ है वो उन स्पेसेस में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन बनती है। तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि सीएसएफ ज्यादा हो गया है, लेकिन एक्चुअली सीएसएफ उतना ही है, लेकिन जो खाली स्पेसेस हैं उनको भरने के लिए सीएसएफ वहां पर आ जाता है कॉम्पनसेट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वैक्यो हाइड्रोसेफेलस। नाउ साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं कंडीशंस के? सबसे पहले आते हैं इन्फेंट्स। बच्चों में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? एनलार्ज हेड सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों का जो सिर है वो बड़ा दिखेगा, जिसको मैक्रोसेफेली भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा हाइड्रोसेफेलस के जो इन्फेंट्स होते हैं उनका जो हेड है वो उनकी बॉडी से भी बड़ा दिखता है, जिसको मैक्रोसेफेली बोलते हैं। वो इसीलिए ही होता है क्योंकि वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा हो गया है।
बल्जिंग ऑफ फॉन्टेनल्स, फॉन्टेनल्स क्योंकि बच्चों में फॉन्टेनल्स जो सॉफ्ट स्पॉट होते हैं वो अच्छे से अभी क्लोज नहीं हुए होते सूचर्स, इसलिए फॉन्टेनल्स प्रेशर की वजह से वो बल्ज हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। सेटिंग सन साइन, अब जो उनकी आंखें हैं वो क्योंकि प्रेशर बढ़ा हुआ है ना ब्रेन में, तो ब्रेन में प्रेशर की वजह से ब्रेन का साइज बड़ा हो गया है, तो क्या है आइज पर प्रेशर पड़ रहा है, तो उनकी जो आइज है वो प्रॉपर खुली हुई नहीं दिखेंगी, उनकी आइज थोड़ी सी नीचे की तरफ होंगी, सनसेट आइज, तो उसको क्या बोलते हैं सनसेट आइज, डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आइज, आइज थोड़ी सी नीचे झुकी होंगी, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन से स्कल में बहुत प्रेशर है ना, इस वजह से आइज प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही। साइंस ऑफ रेज्ड आईपी, अब रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के क्या साइन है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडेक, स्पेशली फ्रंटल हेडेक होता है पर्सन्स को, और सुबह जब उठते हैं तो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है क्योंकि जब लेटे हुए होते हैं तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर काफ़ी टाइम से अगर लेटे हैं तो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यहाँ पर वॉमिटिंग होती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर हाई हो जाता है, जो वॉमिटिंग है वो प्रोजेक्टाइल होगी, उसमें कोई नोजिया वाली सेंसेशन नहीं आती, इतनी तेज वो वॉमिटिंग आती है कि काफ़ी दूर तक वो प्रेशर से वॉमिटिंग जाती है और उसमें कोई भी मन कच्चा या फिर फूड से रिलेटेड वो नहीं होती। पेपिले एडीमा, पेपिले एडीमा का मतलब है कि आइज में देखने को मिलते हैं डिफरेंस, ब्लड विजन होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व है उस पर कंप्रेशन पड़ता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो उसमें एक तो स्वेलिंग भी होती है प्लस साथ में ये ब्लड विजन भी होता है। इरिटेबिलिटी एंड कंफ्यूजन इन एडल्ट्स, जब ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं और ज़्यादा कॉम्प्रेस होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर रेज्ड आईसीपी को ट्रीट नहीं किया जाता तो पर्सन कोमा में चला जाता है, क्योंकि जो हमारे मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पर है, ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम जो कि मेडुला है, मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, पोन्स, मिड ब्रेन, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी, हार्ट को मेंटेन करने के लिए, अवेक एंड अलर्ट रहने के लिए। तो अगर इन स्ट्रक्चर्स पर प्रेशर पड़ता है, ये डैमेज होते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, तो अल्टीमेटली पर्सन कंफ्यूज होगा, ड्राउजी होगा, कोमा में चला जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ब्रेन डेथ हो जाएगी। साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन है, सबैरेक्नोइड हेमरेज है, ब्लीडिंग है सबैरेक्नोइड स्पेस में, तो उसके क्या साइंस है। मेनिंजाइटिस के जो टिपिकल साइन है वो क्या होता है, क्योंकि इन्फेक्शन है, ये फीवर होता है, नेक स्टिफनेस, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन के कारण नेक स्टिफ होती है। इफ पोस्ट इन्फेक्टिव, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा ब्लीड, सबैरेक्नोइड हेमरेज को हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर कोई हिस्ट्री है ट्रॉमा की, तो अगर कोई हेड हिट हुआ है, कहीं पे कोई इंजरी हुई है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग अंदर हो सकती है, जो कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि किसी पर्सन का अगर हेड हिट हुआ है थोड़े टाइम के लिए वो नॉर्मल रहता है, तो फिर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ पर्सन पैरालिसिस भी हो जाती है उनकी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई पर्सन का हेड हिट हुआ है कहीं पे, उन चीज़ों की बात नहीं करी कि आपका थोड़ा सा हेड लगा तो आप उसको सीरियस लें, बट अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप कहीं व्हीकल से गिर गए हैं, तो आपका अगर हेड लगा है कहीं पर, तो उसके बाद सिटी स्कैन और एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस जो हमने एनपीएच पढ़ा उसमें क्या होता है, वो एल्डरली में ही होता है और उसमें 3 क्लासिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हैकिम्स ट्रायड बोलते हैं। फर्स्ट गेट डिस्टर्बेंस, वॉबली होगा पर्सन, अच्छे से वॉक नहीं कर पाएगा। सेकंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर में प्रॉब्लम आएगी। और थर्ड डिमेंशिया लाइक फीचर्स होंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू, जो कि पोस्ट इंजरी के बाद अगर ब्रेन का श्रिंकेज हो गया, एट्रॉफी हो गया, तो यूजुअली इसमें जो आईसीपी के जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का जो राइज के साइन है वो कम दिखाई देते हैं। कॉग्निटिव डिक्लाइन इसमें होता है, इसमें भी कंफ्यूजन और डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करते हैं, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोसेफेलस को। सो काफ़ी चीज़ें हमको हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाती है, जैसे कि अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एनपीएच में, जैसे कि हमने देखा कि उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, उसका गेट प्रॉपर नहीं है, तो वो चीज़ें हम देख सकते हैं, उससे हमें सस्पेक्ट हो सकता है। मेनिंजाइटिस में स्टिफ नेक रहती है, फीवर रहता है। इन्फेंट्स में तो हमको क्लियरली दिखता है कि मैक्रोसेफेली है, सनसेट आइज हैं। तो ये सभी चीज़ें हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज है। वॉमिटिंग, जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, हेडेक, ये सभी साइंस हैं।
उसके बाद सिटी स्कैन और एमआरआई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिटी स्कैन और एमआरआई ही करते हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि ट्यूमर दिख जाता है, अगर कोई नैरोइंग है, एक्विडक्टल स्टेनोसिस हमको उसमें पता लग जाता है, स्कारिंग अगर हो रखी है या फिर ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन के अंदर, तो वो चीज़ें हमको एमआरआई या फिर सिटी स्कैन में दिख जाती हैं। इन्फेंट्स, बच्चों में अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, बड़ों में नहीं किया जा सकता क्योंकि स्कल है हमारी। लेकिन इन्फेंट्स में क्या होता है, फॉन्टेनल्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं, क्लोज नहीं हुए होते, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की रेस पहुँच जाती है और इमेजिंग हो जाती है। अल्ट्रासाउंड बच्चों में कर सकते हैं इनर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कैसे मॉनिटर करते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो गया है ब्रेन में, तो कैसे इसको पता लगाएंगे। तो फर्स्ट आता है इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, जो कि बहुत कॉमन है। इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर ये आईसीयू में ये परफॉर्म किया जाता है। ये एक थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर बोलते हैं। नाउ नेम से क्लियर है, इंट्रा मतलब विद इन वेंट्रिकल्स, इंट्रावेंट्रिकुलर। इस ट्यूब को हम ब्रेन के वेंट्रिकल में इंसर्ट करते हैं। कौन से वेंट्रिकल में? लेटरल वेंट्रिकल में। कैसे इंसर्ट करते हैं? सबसे पहले स्कल में एक होल को ड्रिल किया जाता है, बर होल उसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको असेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लेटरल वेंट्रिकल में इस इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर को डालते हैं, कनेक्टेड टू प्रेशर ट्रांसड्यूसर। अब उसको डाल दिया, उसके बाद वेंट्रिकल से जो CSF है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं उस ट्यूब के थ्रू। तो उसके साथ एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी लगा होता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है? प्रेशर को मॉनिटर करता है। कौन से प्रेशर को मॉनिटर करता है या फिर मेजर करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। और साथ में ये एक ड्रेनेज बैग लगा होता है, दिस इज बैग। तो एक ड्रेनेज बैग लगा होता है जिससे हम CSF ड्रेन कर लेते हैं। तो ये है इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर। यहाँ पर ये जो कैथेटर है, कैथेटर को यहाँ पर सबसे पहले स्कल में एक होल करके इसको सीधा वेंट्रिकल्स में डाला जाता है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, लेटरल वेंट्रिकल्स में। उसके बाद वैसे तो हम इसके साथ ये मॉनिटर तो लगाते ही हैं, प्रेशर स्केल या फिर मॉनिटर जिसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ये तो हम कनेक्ट करते ही हैं। साथ में ही इसके जो ड्रेनेज बैग है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमको CSF टेम्पररी ड्रेन करना है या फिर सैंपल लेना है। उसके बाद आता है लंबर पंचर। अब लंबर पंचर भी हम करते हैं, स्पाइनल टैप भी जिसको बोलते हैं। तो स्पाइनल टैप नेम से क्लियर है, ये हम स्पाइनल कोड से फ्लूइड ले रहे हैं, स्पाइनल कोड से CSF ले रहे हैं, सब आर्किनोइड स्पेस से। तो स्पाइनल टैप से पहले हम CT स्कैन और MRI ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं पहले? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस में लंबर पंचर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उसमें हम नहीं करते। क्योंकि सपोज अगर एक्विडक्टल स्टेनोसिस है, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि CSF यहीं बिल्ड हो रहा है। लेकिन ब्लॉकेज के नीचे क्योंकि CSF इतना प्रॉपर नहीं आ पा रहा, तो ब्लॉकेज के नीचे प्रेशर बहुत कम है। तो अगर हम स्पाइनल कोड से सबआर्किनोइड स्पेस से और CSF निकाल लेते हैं तो क्या होगा कि नीचे प्रेशर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर प्रेशर इंक्रीज, नीचे बहुत ज़्यादा डिक्रीज, तो उससे क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस बनेगा, प्रेशर का डिफरेंस बनेगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। क्यों होता है लाइफ थ्रेटनिंग? क्योंकि जो ब्रेन के जो टिश्यू हैं वो हर्निएट हो सकते हैं, इसमें ब्रेन हर्निएशन हो सकता है। ब्रेन के जो टिश्यू हैं वो ब्रेन से निकलकर, स्कल से निकलकर बाहर आने लग जाएंगे। तो दैट्स वाई इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो लंबर पंचर और स्पाइनल टैप क्या करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि लंबर पंचर करके हम CSF को निकालते हैं और CSF का जो प्रेशर है वो मॉनिटर करते हैं। समटाइम्स हम CSF का प्रेशर भी मॉनिटर करते हैं, CSF को सैंपल भी लेते हैं इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए या फिर और चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, ब्लीडिंग को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर हम CSF को ड्रेन भी कर सकते हैं लंबर पंचर में, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में नहीं, नॉर्मल प्रेशर में करते हैं यूजुअली हम, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलिस में। तो यहाँ पर दिखाया हुआ लंबर पंचर कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लेटरल डेक्यूपिटस पोजीशन देते हैं पर्सन को, साइड लाइन पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम L3 L4 के बीच में या फिर L4 या फिर L5 के बीच में स्पाइनल नीडल डालते हैं। तो ये होती है स्पाइनल नीडल। तो ये यहाँ पर स्पाइनल नीडल डाल रहे हैं। स्पाइनल नीडल, ये है स्पाइनल नीडल। तो ये लॉन्ग नीडल होती है जो कि ये देखो L3 L4 या फिर L4 या फिर L5 के बीच में सब आर्किनोइड स्पेस में ये सीधा स्पाइनल कोड का जो सब आर्किनोइड स्पेस है वहां पर जाती है और वहां से CSF को लेती है। अब समटाइम्स इस स्पाइनल कोड के एंड पर क्या है, एक ड्रेनेज कैथेटर भी अटैच कर देते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर ये एक मैनोमीटर अटैच करते हैं। ये मैनोमीटर क्या करता है? ये CSF के प्रेशर को मॉनिटर करता है। जो नॉर्मल CSF प्रेशर होता है वो होता है 10 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर।
वाटर एडल्ट्स में। तो ये CSF के प्रेशर को मॉनिटर करता है। और समटाइम्स NPH में मोस्टली हम क्या करते हैं कि CSF को ड्रेन कर लेते हैं यहाँ से। तो जब हम कुछ अमाउंट ऑफ CSF ड्रेन कर लेते हैं, सपोज 20 to 30 ml हम ड्रेन कर रहे हैं, तो उससे अगर सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं उस पेशेंट के, NPH वाले पेशेंट के, जैसे कि उसका गेट इंप्रूव हो गया, वो नॉर्मली थोड़ा चलने लग गया, तो इसका मतलब कि अगर हम CSF को ड्रेन कर लें तो वो पर्सन इंप्रूव हो जाएगा। NPH वाले पर्सन में हम मोस्टली ये देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हम शंट कहते हैं, जिसको VP शंट, वेंट्रोपेरिटोनियल शंट मोस्टली हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें जो CSF है वेंट्रिकल से उसका जो रास्ता है वो कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं कि वो वहाँ से कहीं और चला जाए, जिससे ब्रेन में प्रेशर कम हो जाए, थोड़ा मेंटेन हो जाए प्रेशर। तो हम इसलिए देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से CSF निकालते हैं सब अरेकनोइड स्पेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, अगर सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, तो इट मीन्स अगर हम VP शंट करेंगे तो पर्सन को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। लंबर पंचर स्पाइनल टैप, इसमें हम CSF प्रेशर मेजर करते हैं। नॉर्मल प्रेशर 10 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर होता है। फ्लूइड को एनालाइज भी करते हैं। मेनली ये हम नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में करते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ CSF को रिमूव किया जाता है, जिसको टैप टेस्ट भी बोलते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट करते हैं कि शंटिंग के लिए कल को अगर हम VP शंट करते हैं तो इस पर्सन को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिमूव करने से CSF उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा, तो शंट लगाएंगे। LP इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में, ये नहीं किया जाता। उसके बाद आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड गेट असेसमेंट NPH पेशेंट में, जैसे कि उनके ट्रिपल जो क्लासिक साइंस हैं वो देखते हैं। अगर ये क्लासिक साइन प्रेजेंट है, तीनों साइंस प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि उसको नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट के हमारे गोल क्या है, CSF बिल्डअप को रिड्यूस करना। अगर CSF कहीं बिल्डअप हो रहा है तो उसको रिड्यूस करना, वहां से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिलीव करना और अंडरलाइन कोज को ट्रीट करना। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या देंगे, जो कि टेम्पररी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्जरी अभी हम इमीडिएटली तो परफॉर्म नहीं कर सकते, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। तो यूरिन आउटपुट को कैसे बढ़ा रहा है, जैसे मैनिटोल देते हैं इसमें, या फिर हाइपरटोनिक सैलाइन देते हैं। तो अगर ब्रेन में कुछ भी जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, जैसे सेरिब्रल एडिमा में होता है, या फिर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो ब्लड के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू देन बाहर निकल जाता है। तो ये क्या करता है, मैनिटोल और हाइपरटोनिक सैलाइन, ये स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, मोस्टली स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, सेरिब्रल एडिमा को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है एसीटाजोलामाइड, ये क्या करता है, ये कोरॉइड प्लेक्सस पर एक्ट करता है और CSF की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। स्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथाजोन, ये भी एडिमा को रिड्यूस करते हैं अगर ट्यूमर या फिर इन्फ्लामेशन के कारण ब्रेन स्वेलिंग हो रखी है। हेड को एलिवेट करना है। कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आता है जिसको ये सिम्टम्स है, हाइड्रोसेफेलस है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, उसको कभी भी हम सीधा नहीं लेटाते, उसका जो हेड साइड है उसको 30 डिग्री एलिवेट करते हैं। 30 डिग्री एलिवेट से क्या होता है, एक तो ग्रेविटी के कारण प्रॉपर CSF की ड्रेनेज होती है, वेनस ड्रेनेज अच्छा होता है। उसका जो हेड है वो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं होना चाहिए और मिड लाइन में होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना इधर, ना आगे की तरफ फ्लेक्स होना चाहिए, ताकि प्रॉपर वेनस ड्रेनेज हो। CSF ड्रेनेज थ्रू लंबर पंचर और एक्स्ट्रा वेंटिकुलर ड्रेन, या फिर अगर हमारे पास एकदम इमरजेंसी में पेशेंट आया है तो हम लंबर पंचर के थ्रू CSF ड्रेनेज कर सकते हैं। लंबर पंचर से पहले हम CT स्कैन और MRI करेंगे, क्योंकि ऐसे ही किसी भी पेशेंट का लंबर पंचर नहीं हो सकता। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यहाँ पर एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन, जो कि एक टेम्पररी कैथेटर है, जो कि CSF को एक्सटर्नली ड्रेन करता है, एक्यूट केसेस में वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। सबसे कॉमन इसमें आता है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, VP शंट, नेम से क्लियर है, वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी। इसमें जो हम CSF है उसका जो रास्ता है वो डाइवर्ट कर देते हैं। मतलब अगर CSF वेंट्रिकल्स में बन रहा है तो वेंट्रिकल से CSF को हम कहाँ पर भेज देंगे, पेरिटोनियल कैविटी में, जिससे जो एक्सेस CSF है, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है या फिर एक्सेस CSF जो भी वेंट्रिकल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है वो कहाँ पर आ जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है, जहाँ पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पेरिटोनियल कैविटी बड़ी है तो वहाँ पर वो इजिली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर हम 2 कैथेटर लगाते हैं, एक तो स्कल से वेंट्रिकल्स में लगाएंगे एक कैथेटर स्कल को ड्रिल करके, और दूसरा जो कैथेटर है जिसको पेरिटोनियल कैथेटर कहते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा। तो ये जो कैथेटर है स्किन के अंदर टनल करके ले जाए जाते हैं, और दोनों कैथेटर के बीच में एक वॉल्व होता है
ये जो वॉल्व है ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ CSF, कि CSF बिल्कुल ही इतनी स्पीड से ना आ जाए कि ब्रेन में खाली हो जाए, राइट। तो ये जो वॉल्व है उसको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड, ये वॉल्व क्या कंट्रोल कर रहा है कि पेरिटोनियल कैविटी से बैक फ्लो ब्रेन में ना हो जाए। तो ये शंट क्या करता है, ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। शंट CSF को डाइवर्ट कर देता है वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में, जहाँ वो एब्जॉर्ब हो जाता है। टाइप्स एक तो यही हो गया VP शंट, दूसरा है वेंट्रिकुलो एट्रियल, वेंट्रिकल से एट्रिया, जो हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहाँ पे भी शंट लगता है कि वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जा रहा है। लेकिन ये रिस्की है क्योंकि अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो वो हार्ट में भी चला जाएगा, तो इसलिए इसको इतना परफॉर्म नहीं करते। तीसरा आता है लंबो पेरिटोनियल, LP। लंबो मतलब स्पाइनल कोड से सीधा पेरिटोनियल कैविटी में शंट लग रहा है, तो स्पाइनल कोड का जो सबआरेक्नोइड स्पेस है वहाँ से सीधा पेरिटोनियल कैविटी में CSF जा रहा है। लेकिन ये हम ऑब्स्ट्रक्टिव में अगेन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर CSF बिल्ड हो रहा है तो स्पाइनल कोड के CSF को पेरिटोनियल कैविटी में भेजने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए LP शंट भी हर केस में परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड आता है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, ETV। इसमें क्या करते हैं, ये है ETV। इसमें एक स्कल में ड्रिल किया और उसके बाद एक एंडोस्कोप डाला। अब ये एंडोस्कोप सीधा थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल के रूफ में ये क्या करेगा, मतलब जो बेस है थर्ड वेंट्रिकल का, थर्ड वेंट्रिकल के बेस में ये क्या करेगा, जो बेस है थर्ड वेंट्रिकल का वहाँ एक होल कर देगा। अब होल करने से क्या होगा कि जो थर्ड वेंट्रिकल से सपोज अगर एक्विडक्टल स्टेनोसिस है, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, अगर उसमें नैरोइंग है तो क्या होगा कि CSF ऊपर बिल्डअप हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से कहीं और निकल नहीं रहा, तो थर्ड वेंट्रिकल में हम क्या कर देंगे, होल कर देंगे, जिससे थर्ड वेंट्रिकल से सीधा यहाँ पर सिस्टर्न होते हैं वहाँ पर CSF आएगा और वहाँ से क्या कहाँ चल जाएगा CSF, सबआरेक्नोइड स्पेस में चला जाएगा। तो ये हम ऑब्स्ट्रक्टिव के केस में करते हैं, तो कॉमन फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस में ये करते हैं। थर्ड आता है ट्यूमर। अगर ट्यूमर है तो उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, रेडियोथेरेपी करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे। मेनिंजाइटिस में क्या है, इन्फेक्शन हो गया मेनिंजेस में, तो IV एंटीबायोटिक्स देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, साथ में ही सपोर्टिव केयर देंगे। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, अगर वेंट्रिकल्स में ब्लीडिंग है तो उसको ब्लीड को ड्रेन करेंगे और ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। NPH पेशेंट के लिए क्या होता है, वही लंबर पंचर करते हैं पहले, अगर लंबर पंचर में इंप्रूवमेंट नज़र आती है तो VP शंट करना पड़ता है। और साथ में ही शंट की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई, शंट मुड़ तो नहीं गया, कहीं पे किंकिंग तो नहीं होगी, या फिर शंट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं होगी, तो ये सभी टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है। सो आई होप आपको हाइड्रोसेफेलस क्लियर हुआ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।